हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था संवेग क्या होता है। तो आज हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम वस्तु का संवेग कहते हैं, जिसे हम लोग किस अक्षर से दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। और आपका फार्मूला होता है पी बराबर m इंटू वी, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग होता है। इसका SI मात्रक बच्चों क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो संवेग है इसको हम लोग रेखीय संवेग भी बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग भी बोलते हैं बच्चों। और ये एक सदिश राशि है। ये कैसा राशि है बच्चों? सदिश राशि है। और इसकी दिशा किधर होती है? वेग के अनुदिश। जिस दिशा में वस्तु गतिमान है उसी दिशा में इसका भी वेग होता है बच्चों। और बीमित सूत्र बच्चों क्या होता है इसका? m/10⁻⁻⁻1। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके आगे के लेक्चर की। तो बच्चों अगला टॉपिक है वो है आवेग, इम्पल्स। इसे आप आवेग भी बोल सकते हैं, या बच्चों हम इसे कह सकते हैं आवेगी बल। अब बच्चों ये क्या होता है? जब भी किसी वस्तु पर किसी बड़े परिमाण का बल, किसी बड़े परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए लगता हो, बहुत कम समय के लिए लगता हो, तो ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं आवेगी बल। और वहां पर जो बल लग रहा है उस बल और समय, इन दोनों के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं उस बल का आवेग, या कह सकते हैं आवेगी बल। लगने वाले बल को आवेगी बल और इन दोनों के गुणनफल को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? उस बल का आवेग। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, जब कभी बल्ले से गेंद को हिट किया जाता है तो बल्ले से हम लोग जो बल लगाते हैं वो बहुत ही बड़े परिमाण का होता है, अधिक परिमाण का होता है। लेकिन गेंद के बल्ले से टकराने का समय बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर भी जो बच्चों एग्जाम्पल हो किस चीज़ का? आवेग का एग्जाम्पल है। परिभाषा बच्चों देख लीजिए। आवेग हम लोग किसे बोलेंगे? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगता है तो बल और समय अंतराल F यानी और समय अंतराल डेल्टा T, इन दोनों के ही गुणनफल को हम बल का आवेग कहते हैं। ऐसे हम लोग बच्चों किस अक्षर से दिखाते हैं? इसे हम प्रेजेंट करते हैं I से, इम्पल्स। तो I बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा T। अब बच्चों इसका मात्रक क्या होता है? तो बल का सबको पता बच्चों न्यूटन होगा, और समय का सेकंड। तो आवेग का जो बच्चों मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। या बच्चों इसके और भी मात्रक होते हैं। बल का आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी बच्चों बल का मात्रक होता है, और गुणे सेकेंड का, इसका समय को हो जाएगा सेकेंड। तो बच्चों ये कट पिट क्या आ जाएगा हमारा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये भी बल का मात्रक बच्चों हो जाएगा। और बच्चों आवेग जो होता है ये भी आपका क्या है? सदिश राशि है। आवेग भी क्या है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अर्थात जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में इसका भी डायरेक्शन होगा, आवेग का भी। और एक चीज बच्चों ध्यान देना, किसी बल का जो आवेग होता है वो बच्चों वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब बच्चों अगर हम मान लें किसी वस्तु का द्रव्यमान है m, किसी वस्तु का द्रव्यमान m मान लें, और उसका प्रारंभिक वेग बच्चों मान लेते हैं हम लोग u है,
और अंतिम वेग इसका, अंतिम वेग मान लेते हैं v है बल लगाने के बाद। तो बच्चों इसका जो आवेग हो जाएगा I, वो वस्तु के संवेग परिवर्तन यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, इसके परिवर्तन के बराबर होगा। ये हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, I की जगह पे F इंटू डेल्टा टी, ये बराबर होगा आपका mv माइनस mu, जहाँ पे ये क्या आपका, ये बच्चों अंतिम संवेग है और ये वाला प्रारंभिक संवेग। घटा देंगे तो संवेग बदला कितना वो हमारा निकल के आ जाएगा अंतर। तो ये चीज कहता है कि किसी वस्तु का आवेग उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये इसी को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इंटू डेल्टा टी बराबर P2 माइनस P1। संवेग को अगर 1 और 2 से दिखाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। लेकिन आपको याद ये रखना है, इसका काम लगेगा आपको न्यूमेरिकल लगाते टाइम फार्मूले के रूप में। मेन आपको पॉइंट ये याद रखना है कि किसी भी बल का जो आवेग होता है बच्चों, वो वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इसी को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m अगर कॉमन कर लें तो ये जगह v माइनस u, ये भी संवेग परिवर्तन है, ये भी संवेग परिवर्तन बच्चों, ये भी संवेग में परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब बच्चों, जब हम लोग, अब मान लो अगर शुरू में वेग u है तो शुरू में संवेग कितना आएगा बच्चों, अगर हम ये मान लें किसी वस्तु का बच्चों शुरू में जो द्रव्यमान है m है, शुरू में जो बच्चों द्रव्यमान हो कितना है m है, और शुरू में वेग u है, तो उसका संवेग बच्चों कितना हो जाएगा, m u संवेग हो जाएगा। और मान लो हमने जब उस पर बल लगा दिया तो बल लगाने के बाद उसका वेग बढ़ के हो गया v बच्चों। तो अगर वेग बदल गया तो जाहिर सी बात है बच्चों संवेग भी बदलेगा। संवेग कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो बच्चों शुरू में संवेग कुछ और था, बाद में हो गया कुछ और, तो कितना बदलाव हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो बच्चों परिवर्तन ज्ञात करने के लिए डेल्टा p संवेग में परिवर्तन बराबर लिख सकते हैं m v माइनस m u लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों संवेग में परिवर्तन, इसको डेल्टा p से दिखाते हैं। या इसी को हम बच्चों दिखा सकते हैं डेल्टा p बराबर, यम कॉमन कर लो बच्चों, ये जगह v माइनस u, ये भी संवेग में परिवर्तन है बच्चों। अब ये आपको पॉइंट जो मिल गया, इससे हम लोग कह सकते हैं जो संवेग परिवर्तन ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा आवेग I के। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है। प्रथम नियम में आपने पढ़ा था जड़त्व का नियम, जिसमें बताया था न्यूटन ने कि किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ा रहता है। अर्थात अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। अब आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की। तो जो देखो द्वितीय नियम को हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। पहला मैं आसान वाला आपको बताता हूं। पहला जो तरीका कहने का हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल होगा m इंटू ए, या प्रोपोर्शनल होगा m इंटू ए। और जब बच्चों आप लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको बराबर का चिन्ह और एक नियतांक के m इंटू ए, जहाँ पे m क्या है वस्तु का द्रव्यमान, a वस्तु का त्वरण। अब बच्चों यहाँ पे जो ये नियतांक है इसका मान होता है 1, तो हमें मिल जाएगा बल F बराबर m इंटू ए। और इस सूत्र को बच्चों आप लोग बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं, 8-9 से ही। तो ये तो हो गया न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो फार्मूला मिला है इसको हम बोलते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय रूप,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गणितीय रूप। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का ये गणितीय रूप है बच्चों। अब मेन जो नियम बच्चों वो देखिए क्या है, असली जो नियम है आपका ये समझिए। जो गति विषयक द्वितीय नियम वो बच्चों ये कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, एक सेकंड में संवेग कितना बदल रहा है, एकांक समय में या एक सेकंड में संवेग जितना बदलेगा, संवेग में जितना परिवर्तन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग संवेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर या समानुपाती होता है। कहीं कहीं बच्चों किताबों में बराबर लिखा होता है, कहीं कहीं समानुपाती लिखा होता है। और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होता है। अब बच्चों ये नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बाह्य बल है F, वो या तो समानुपाती होगा या बराबर, चलो हम लोग समानुपाती मान के चलते हैं। ये समानुपाती होगा किसके, संवेग परिवर्तन यानी कि डेल्टा P। इसका दर लेना तो दर के लिए समय से भाग कर देंगे। तो ये बच्चों क्या हो रहा है हमारा, बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है। या बच्चों इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, संवेग परिवर्तन को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं F, इसको हम लोग लिख सकते हैं M इंटू वी माइनस यू, ये भी लिख सकते हैं परिवर्तन को हम लोग बटे डेल्टा T, ऐसा भी लिख सकते हैं। खैर यहाँ देखो इसकी बात बाद में हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जब आप लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ बराबर का सिंबल आएगा और एक नियतांक आएगा आपका बच्चों, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा T। तो बच्चों प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि जो ये नियतांक K होता है इसका मान 1 होता है। K बराबर कितना होता है बच्चों, 1। तो जब K बराबर 1 तो यहाँ मिल जाएगा हमें बाह्य बल F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, ये हो जाएगा हमारा। अब क्योंकि हमें पता है किसी भी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल F वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो इसीलिए किताबों में बराबर भी लिख दिया जाता है डायरेक्टली। अब बच्चों इसमें अगर मान लें कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग बल लगाने के बाद v हो गया, तो बच्चों प्रारंभिक जो संवेग होगा वो होगा mu और अंतिम जो संवेग होगा वो होगा mv। अब अगर बच्चों हमको इसको परिवर्तन निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन डेल्टा P के लिए अंतिम संवेग में से प्रारंभिक वाला घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा परिवर्तन। तो हम लोग बच्चों इसकी जगह पे अगर ये मान रख दें तो हम लोग लिख सकते हैं हैं बच्चों F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, F बराबर डेल्टा P की जगह पे M इंटू V माइनस U, ये लिख सकते हैं M कॉमन करके दोनों में से, और यहाँ से बटे डेल्टा T। अब बच्चों ये वेग में परिवर्तन बटे समय, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण स्मॉल a, तो ये आ गया हमारा F बराबर m इंटू ए। पिछला फार्मूला हमारा जो था वो भी यहाँ से प्रूफ हो गया बच्चों। तो अब आपको यहाँ पे दो चीजें मिला, एक तो ये मिल रहा बच्चों ये वाला फार्मूला, और एक आपको मिल रहा है ये वाला फार्मूला। तो बच्चों ये जो पहला वाला समीकरण है इसको हम बोलते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। ये हमारा जो क्या न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम ये हमारा है। और ये दूसरा समीकरण मिला बच्चों इसको हम बोलते हैं
न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय रूप, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप बोलते हैं। दोनों ही न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक द्वितीय नियम बता रहा है, एक उसके गणितीय रूप को बता रहा है। और बच्चों एक चीज ध्यान देना, अगर हम कभी ग्राफ बनाएं एक्स अक्ष वाई अक्ष लेके, अब बच्चों अगर हम इस पे एक अक्ष पे बल और समय ग्राफ दिखा दें, मान लो ये बल, एक तरफ हम लोग बल दिखा दे रहे हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इधर दिखा दे रहे हैं बल, इस साइड पे दिखा समय, और इसको लेके अगर बच्चों हम लोग कोई ग्राफ खींचे, मान लो कोई हम लोग ग्राफ दिखा के, अंक इधर दिखा के कोई ग्राफ खींच रहे हैं, तो होगा क्या, इस ग्राफ के नीचे ये जो बल समय ग्राफ है ये, और इसके नीचे जो बच्चों क्षेत्रफल आ रहा है, इसके नीचे जो बच्चों क्षेत्रफल आएगा ग्राफ के नीचे, ये पूरा एरिया, ये क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है वस्तु के आवेग या संवेग परिवर्तन को। अगर हम लोग बच्चों क्षेत्रफल निकालने तो हमें क्या पता चल जाएगा, दो चीजें इससे पता चलेगा क्षेत्रफल से, एक तो आवेग, और चूंकि आवेग जो है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसी से हमें पता चल जाएगा संवेग में परिवर्तन भी। कैसे बच्चों, ये देखो, अगर बच्चों हमें इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल की लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक तरफ तो समय दिया गया हमें, दूसरी साइड में बल, तो जब बच्चों क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली आप लोग समय और बल का गुणा करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समय और बल का गुणा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे और इसका बल का, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, आवेग, क्योंकि आवेग का फार्मूला ही होता है F इंटू डेल्टा टी, और ये जो आवेग होता है बच्चों यही बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के। तो हमें इस क्षेत्रफल से दोनों चीज मिल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना, ये भी न्यूमेरिकल में काम देगा ये नोट बच्चों, कि बल समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल बल के आवेग और संवेग परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम या आवेग के कुछ उदाहरण दैनिक जीवन में। पहला उदाहरण देखिए बच्चों, जब भी हम लोग कभी देखे आप लोग मैच खेलते हैं और गेंद अगर बहुत तेजी से आ रहा, हम लोग कैच पकड़ते टाइम अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। अब बच्चों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, समझिए बच्चों, न्यूटन का जो गति विषयक द्वितीय नियम है उसमें आपको क्या फार्मूला मिला था, F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, ये फार्मूला बच्चों आपको मिला था। अब यहां से बच्चों देखिए एक चीज स्पष्ट है, अगर बच्चों हम लोग समय अंतराल को बढ़ा दें, टकराने का समय या संवेग परिवर्तन का समय हम लोग अगर बढ़ा दें, तो बच्चों अगर समय ज्यादा करेंगे तो बल क्या होगा, कम, क्योंकि बल और समय अंतराल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे है, सूत्र से ही स्पष्ट है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर हम लोग समय को ज्यादा कर दें तो बल हमारा क्या लगेगा, कम से कम। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पे, जब हम लोग कैच पकड़ते हैं बॉल को, या कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है, तो वो क्या करता है, किसी गेंद को पकड़ के अचानक नहीं रोकता है। अगर बच्चों अचानक रोक देगा तो संवेग परिवर्तन होने में समय बहुत ही कम लगेगा, अगर एक बैग रुक गया। और जब परिवर्तन में समय कम लगेगा, अगर बच्चों हमारा समय कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा से ज्यादा लगेगा, बल हमारा अधिक लगेगा, तो ऐसे में हाथ पे चोट भी क्या होगा, बहुत ही अधिक लगेगा। तो उस चोट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेंद को टकराते टाइम धीरे धीरे हाथ पीछे खींचते हैं, ताकि टकराने, आप चित्र में देख सकते हो कैसे खिलाड़ी हाथ को पीछे खींच रहा है। हो क्या रहा है इससे, गेंद के संवेग परिवर्तन होने में जो समय लग रहा है वो बढ़ जा रहा है। और बच्चों अगर समय ज्यादा होगा तो बल कम से कम लगेगा। और ऐसे बच्चों दूसरा एग्जांपल देखिए,
जब कोई खिलाड़ी कहीं कूदता है किसी ऊंचे जगह से, या ऊंची जंप आप ले लीजिए, जब कोई खिलाड़ी ऊंची जंप करता है तो वहां नीचे अगर गद्दा बिछा दिया जाए तो ऐसे में उसको चोट बहुत कम लगता है, बिछाया भी जाता है। क्यों? जब खिलाड़ी ऊपर से गिरेगा इस गद्दे पे तो ऐसे में इसका शरीर दबेगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे इसका संवेग 0 होने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जब इस पे गिरेगा तो धीरे धीरे नीचे की तरफ दबेगा, फिर ऊपर उठेगा, तो ऐसे में समयांतराल बढ़ रहा है। और बच्चों कन्फर्म है, समय अगर बढ़ रहा तो बल कम से कम आरोपित होगा हमारे ऊपर। और बच्चों इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी पक्के फर्श पर कूदता है तो उसके पैरों में चोट अधिक लगता है, जबकि अगर वही व्यक्ति रेत या बालू पर कूदे तो उसको चोट बहुत ही कम लगता है। कारण क्या है इसका बच्चों? जब व्यक्ति रेत या बालू पर कूदेगा तो उसके पैर बालू में धंसने लगते हैं, और धंसने के कारण संवेग को शून्य होने में या संवेग में जो परिवर्तन होता है उसमें समय लगता है ज़्यादा। लेकिन अगर वही आदमी फर्श पे कूदे तो फर्श तो टाइट होता है, हार्ड होता है वो, और हार्ड होने के कारण जैसे ही पैर टकराएगा फर्श से उसका संवेग तुरंत ही क्या हो जाएगा? शून्य। यानी वहाँ संवेग बदलने में टाइम बहुत ही कम लगेगा, और जबकि रेत या बालू पे समय बहुत ही ज़्यादा लगेगा बदलने में। स्पष्ट है? अगर समय ज़्यादा लगेगा बच्चों तो बल कम से कम, तो चोट भी कम लगेगा। और देखिए बच्चों इसका एक एग्जाम्पल, ये तो हो गया कैच, आप लोग देख के यहाँ से अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, परिभाषा इसका आंसर यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी। और देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों को ट्रांसपोर्ट द्वारा दूर स्थान पर ले जाने के लिए पैकिंग करते समय उन्हें घास एवं कागज के टुकड़ों में लपेट कर एक दूसरे से अलग करके रखते हैं, जिससे सामान बिना टूटे निर्धारित स्थान तक सुरक्षित पहुंच जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जो यहाँ पे घास या कागज के टुकड़े लगे होते हैं वो जब भी गाड़ी पे कोई झटका लगता है तो उसके समय अंतराल को बढ़ा देते हैं। जब भी उस पर कोई आघात लगेगा तो उस आघात के समय अंतराल को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा? टाइम अगर बच्चों ज़्यादा लग रहा तो फिर से वही चीज़, बल का परिमाण कम से कम लगेगा और वो सामान टूटने नहीं पाएंगे। और बच्चों एक एग्जाम्पल इसका देखिए, आपके जो वाहन होते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सब में आप लोगों ने देखा होगा एक स्प्रिंग नुमा संरचना लगा रहता है। आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, ये जो संरचना आपका स्प्रिंग नुमा, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं साकर। ये जो स्प्रिंग नुमा संरचना बच्चों, जब भी वाहन आपका कहीं पे झटका खाता है तो उस झटके द्वारा लगने वाले फोर्स के समय अंतराल को ये बढ़ा देते हैं। और वही चीज़ फिर से बच्चों, अगर समय अंतराल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कम से कम होगा और हमको झटका बहुत ही कम महसूस होता है। आप लोगों ने देखा हुआ ये आगे लगा होता है और ये वाला पीछे लगा होता है वाहनों में। अब देखिए बच्चों, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है बच्चों? और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहता है बच्चों, अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी हम पर उतने ही परिमाण का बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। बल उतना ही लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में। तो वही नियम बच्चों यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जिसका कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु है हम उस पर बल लगाएंगे तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में। अब इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? इसका एग्जाम्पल है, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। रीजन, जब बच्चों हम लोग किसी रस्सी को पकड़ के खींचते हैं तेजी से, मान लो अगर हम लोग कुएं से पानी खींच रहे हैं और रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो बच्चों हम लोग बाल्टी पे जितना बल लगाते हैं
बल लगा के अपनी ओर खींच रहे हैं, सेम उतना ही बल लगाकर बाल्टी हमें विपरीत दिशा में अपनी तरफ खींचता है। और जैसे ही रस्सी टूट जाता है तो उस बाल्टी द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए फोर्स का प्रभाव हट जाता है, जिसके कारण हम लोग पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। और देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल, अगर हम लोग अधिक ऊंचाई से कहीं पे कूद जाएं किसी मिट्टी पे तो हमको चोट बहुत ही अधिक लगता है। कारण बच्चों, जब हम लोग अधिक ऊंचाई से कूदेंगे तो हमारे पैरों के द्वारा फर्श पे बल भी अधिक लगेगा, और जब बच्चों बल फर्श पे अधिक लगेगा तो फर्श भी हमारे ऊपर उतना ही अधिक बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा, तो ऐसे में हमारे पैरों पे चोट भी अधिक से अधिक लगेगा। और देखिए बच्चों, बंदूक से जब गोली चलाते हैं हम लोग तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। इसमें भी बच्चों न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। कैसे? बंदूक चलाने पर बच्चों बारूद जलकर ढेर सारा गैस बनाता है और ये गैसें फैलने लगती हैं और फैलने पर गोली को आगे की ओर धकेल देती हैं, जिससे गोली भागता आगे की ओर। लेकिन जब गोली पे फोर्स लग रहा आगे की ओर तो गोली भी सेम उतना ही फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, और जिससे जो व्यक्ति बंदूक को पकड़ रखा है, जिस व्यक्ति ने, उसके हाथों पर पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होता है। और देखिए बच्चों, चलते समय भी क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है वहां पे। जब बच्चों हम लोग जमीन पे चलते हैं पैर रख के तो होता क्या है, हम लोग पैर से नीचे की तरफ बल लगाते हैं, क्रिया बल, एक्शन फोर्स। चित्र में आप बच्चों यहाँ देख सकते हैं, जब लोग पैर से चल रहे हैं तो नीचे की तरफ ये दाब रहा है पहले पैर से, तो नीचे की तरफ क्रिया बल लगा रहा है। और हमें पता है तृतीय नियम से कि अगर हम लोग नीचे की तरफ क्रिया बल लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर भी सेम उतना ही बल विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसके अपोजिट एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, और यही प्रतिक्रिया बल बच्चों हमारे चलने में मदद करता है। इस प्रतिक्रिया बल का बच्चों दो घटक होता है। जो प्रतिक्रिया बल आर होता है इसका दो घटक होता है, एक घटक क्षैतिज और एक घटक ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज घटक होता है बच्चों वो हमें चलने में मदद करता है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये हमारे भार को बैलेंस करता है। ये वाला हमारे भार को बैलेंस करता है, ये वाला आगे बढ़ने में मदद करता है। और एक एग्जाम्पल बच्चों, रॉकेट जो बच्चों होता है वो भी हमारे न्यूटन के तृतीय नियम पे ही काम करता है। जब रॉकेट में फ्यूल जलता बच्चों तो उससे ढेर सारा गैस बनता है, और उस गैस पर फोर्स लगता है नीचे की तरफ तेजी से, क्योंकि ढेर सारा गैस बनेगा तो अंदर तो जगह पाएगा नहीं रुकने के लिए, तो गैस नीचे की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाएगा। और जब फोर्स लगेगा नीचे की तरफ उस पर तो सेम उतना ही फोर्स वो लगाएगा ऊपर की तरफ रॉकेट पे, जिससे हमारा रॉकेट क्या होता है बच्चों, ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब देखिए बच्चों लास्ट हेडिंग, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों। तो बच्चों रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तो उस वस्तु के या उस समुदाय का संपूर्ण रेखीय संवेग, यानी उसका जितना भी संवेग होगा वो पूरा नियत रहेगा, यानी वो बदलेगा नहीं। ये कहता है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब इसमें संयुक्त रेखीय संवेग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निकाय में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का रेखीय संवेगों का सदिश योग। संयुक्त रेखीय संवेग से क्या मतलब है, निकाय में जितने भी वस्तु होंगे उन सभी वस्तुओं का रेखीय संवेग का सदिश योग। इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों कि ये क्या कह रहा है। बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय है जो दो वस्तुओं से मिलकर बना है, जिसमें से एक का द्रव्यमान m1 एक का द्रव्यमान m2 है। अगर बच्चों हम इस पूरे निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तो इसका शुरू में जितना संवेग है बाद में भी संवेग उतना ही रहेगा, बदलेगा
नहीं, यही कहता आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाएं तो जितना पहले संवेग है अंत में भी संवेग उतना ही रहेगा। इस चीज को आप बच्चों अच्छे से समझ पाएंगे कुछ न्यूमेरिकल को देखने के बाद। तो हम लोग पहले इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया है, एक शिकारी 5 किलोग्राम भार की बंदूक से 10 ग्राम की गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ता है, तो बंदूक में कितना प्रतिक्षेप वेग उत्पन्न होगा। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ पूछ रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे दिया क्या क्वेश्चन में, कह रहा है एक बंदूक जिसका भार दिया 5 किलोग्राम। तो बच्चों लोग नोट कर लेते हैं, हमें दिया है M1 बराबर 5 किलोग्राम, ये दे दिया है। और दूसरा कह रहा है बच्चों गोली, तो गोली का द्रव्यमान M2 मान लेते हैं हम लोग। M2 बराबर दिया है 10 ग्राम, तो इसको बच्चों किलोग्राम में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10/1000। तो कट के बच्चों हमारा आ जाएगा 1/100 किलोग्राम। अब बच्चों वेग दिया कर इस बंदूक और गोली का वेग बच्चों दे दिया है 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है। तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग बच्चों ध्यान दो, शुरू में चाहे बंदूक रहा हो चाहे गोली, इन दोनों का ही प्रारंभिक वेग बच्चों कितना होगा, 0, क्योंकि शुरू में दोनों ही किस अवस्था में थे, विरामावस्था में थे। लेकिन जैसे ही बंदूक से गोली दागा जाएगा बच्चों, उस समय गोली का जो वेग है दागने के बाद, वो तो बच्चों हो जा रहा कितना, 400 मीटर प्रति सेकंड। अब बंदूक पे भी तो झटका लगेगा पीछे की तरफ, तो पूछ रहा उसका प्रतिक्षिप्त वेग कितना होगा या प्रतिक्षेप वेग। तो इसका अंतिम वेग v1 कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में। तो बच्चों संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरी घटना में कोई बाहरी बल तो लगा नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग कह सकते हैं दागने के पूर्व इस निकाय का जितना संवेग था, दागने से पूर्व कुल संवेग, दागने से पूर्व कुल संवेग, ये बराबर होगा दागने के बाद कुल संवेग के, दागने के बाद जितना भी संवेग होगा उसके बराबर होगा संवेग संरक्षण से। तो जो दागने से पूर्व कुल संवेग कितना, तो एक तो था बंदूक बच्चों और एक है गोली, तो बंदूक का संवेग हो जाएगा बंदूक का वजन गुणे बंदूक का प्रारंभिक वेग, जो कि दागने से पूर्व का निकालना है, फिर प्लस गोली का, तो हो जाएगा गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग। इन दोनों को बच्चों अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा दागने से पूर्व कुल संवेग। अब दागने के बाद बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 v1 दागने के बाद वाला वेग प्लस m2 v2, क्योंकि इसमें शुरू में बच्चों 2 ही कण है, तो हम लोग सूत्र भी 2 के लिए ही लगा रहे हैं। तो बच्चों ये तो पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि u1 और u2 का मान 0 शुरू में, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब बच्चों m1 का मान कितना है 5, v1 तो हमें ज्ञात ही करना बच्चों। m2 का मान कितना बच्चों, ये है 1/100 और वेग कितना बच्चों इसका 400, तो ये गुणा करने बच्चों आ जाएगा कितना हमारा 4 कट पिट के। ये इसको जब इधर पक्षांतर करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 v1 बराबर -4। तो v1 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -4/5 और ये भाग करने पर आ जाएगा -0.8 मीटर प्रति
सेकंड। ये हो जाएगा बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, इसको हम लोग बोलते हैं पीछे हटने का वेग। और बच्चों ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? ऋण चिन्ह बता रहा है कि जो बंदूक है वो पीछे की तरफ जाएगा, जिधर गोली जा रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो पहला आंसर बच्चों हमारा ये हो गया। अब बच्चों इसी में एक चीज और दे रहा है, कह रहा है यदि शिकारी बर्फ पर खड़ा हो बंदूक के साथ, तब वह कितना वेग प्राप्त करेगा। बच्चों अगर शिकारी बर्फ पे खड़ा होगा तो जो बंदूक पे झटका लगेगा तो शिकारी भी उसके साथ पीछे की तरफ फिसल जाएगा। तो पूछ रहा शिकारी का वेग कितना होगा। तो बच्चों फिर से सेम ही हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। ये बच्चों हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों हमारा, शुरू में तीनों ही रुके होंगे तो तीनों का प्रारंभिक वेग बच्चों कितना होगा? 0, u1 और u2 और u3, क्योंकि इस बार 3 कण हैं, इस निकाय में 3 लोग हैं, 3 चीजें हैं, तो तीनों का प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि शुरू में सब विराम अवस्था में बच्चों हैं। अब दागने के बाद, तो दागने के बाद बच्चों गोली का वेग हम लोग मान लेते हैं, गोली का वेग v1 मान लेते हैं 400, और बंदूक का वेग और आदमी का, शिकारी का वेग, इन दोनों का वेग बच्चों हम लोग मान लेते हैं v। क्यों मान रहे हैं? देखो बच्चों इसका वजह है क्योंकि बंदूक होगा शिकारी के हाथ में, तो बंदूक जितनी वेग से पीछे हटेगा सेम उतने वेग से शिकारी भी पीछे हटेगा, तो इन दोनों का वेग बच्चों सेम होगा। तो बंदूक और शिकारी का वेग बच्चों हम लोग मान लेते हैं कितना? v मान लेते हैं, दोनों का सेम। तो अब बच्चों संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? दागने से पूर्व कुल संवेग, तो दागने से पूर्व कुल संवेग बराबर दागने के बाद में कुल संवेग। तो बच्चों शुरू में तो वेग सबका 0 है, तो संवेग भी शुरू में 0 आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब दागने के बाद बच्चों तो यहां हो जाएगा, पहले कण का हो जाएगा m1 v1 और दूसरे का हो जाएगा बच्चों m2 v2 और तीसरे का हो जाएगा बच्चों m3 v3। तो बच्चों m1 400 हो जाएगा, द्रव्यमान ये v1 400 और m1 बच्चों हो जाएगा गोली का वजन 1/100 ग्राम, प्लस m2 बच्चों कितना है? बंदूक का वजन। तो ये बच्चों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बंदूक का वजन दिया 5 किलोग्राम, यहाँ पे हम लोग बंदूक को मान लेते हैं 5, तो ये हो गया 5। वेग इसका v। आदमी का बच्चों दिया 75 किलोग्राम और वेग इसका भी v, क्योंकि दोनों का सेम होगा। तो ये तो बच्चों कट के आ जाएगा हमारा इधर 4, प्लस ये दोनों बच्चों जुड़ के हो जाएगा 80 v। 4 को बच्चों कर दो इधर, तो ये जगह -4 बराबर 80 v। काट दो बच्चों, v बराबर हमारा कितना हो जाएगा? -4/80। तो 4 से कट के बच्चों कितना आ जाएगा? ये 20। और ये बच्चों भाग देने पे हमारा आ जाएगा -0.05 मीटर प्रति सेकंड। यानी बाद में बंदूक और शिकारी दोनों ही इतने वेग से पीछे की तरफ फिसलेंगे, सरकने लगेंगे। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया बच्चों। सेम ऐसे बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां बच्चों क्वेश्चन दिया है 100 किलोग्राम संहति। अब ये संहति क्या होता है बच्चों? तो द्रव्यमान को ही हम लोग संहति भी बोलते हैं। कर 100 किलोग्राम संहति के किसी तोप द्वारा 0.02 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड हो, 80 मीटर प्रति सेकंड हो, तो तोप का प्रतिक्षेप चाल क्या होगा? बहुत इजी, वहीं कोई सूत्र लगाएंगे हम लोग।
दागने से पूर्व कुल संवेग, तो 2 कण इसमें, तो लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। ये बराबर का किसके, दागने के बाद के संवेग, तो दागने के बाद बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 लिख देंगे हम लोग। तो ये तो बच्चों हो जाएगा 0, क्योंकि शुरू में दोनों ही स्थिर अवस्था में है, तो ये तो u1 और u2 0, तो ये भी 0 आ जाएगा बच्चों। लेकिन अब दागने के बाद तो एक का द्रव्यमान हो गया 100, वेग इसका ज्ञात करना कितना होगा, और दूसरे का हो गया 0.02 किलोग्राम वजन, और वेग इसका कितना दिया है 80 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बच्चों हो जाएगा 100 v1 प्लस 80 से जब बच्चों हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 160, और 2 अंक बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे बच्चों, 1.6 हो जाएगा ये। तो अब बच्चों हमारा इधर इसको करेंगे तो हो जाएगा -1.6, इधर हो जाएगा बराबर 100 v1, तो बच्चों v1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -0.016।